वो बेटे पीछे से दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद कर दो। कुछ स्टूडेंट्स हमें कल नहीं दिखाई दिए थे एस एम इंटर कॉलेज में। कौन कौन? देखो, सीधी सी बात है, देखो कंपटीशन में अगर रहोगे तो रेगुलर तो रहना पड़े, है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना, नेटवर्क वगैरह के लिए। हाँ, आपका ये तो महंगी पड़ गया काम। चलो, थोड़ा सा ये तो करना पड़ेगा, 2-4 दिन का काम है, ठीक है। एनिमल किंगडम में हमने आपको अब तक इसमें क्या क्राइटेरिया हैं, क्या बेसिस हैं, सब डाल देना। हाँ, उनके बारे में हम पता था आपको। तो बच्चों, वो सीन गई। जो बेसिस रखे गए हैं, जो क्राइटेरिया रखे गए हैं क्लासिफिकेशन के, एनिमल्स के, उनके बारे में हमने कुछ बातें आपसे की। हम्म? क्योंकि हमारे चारों तरफ जो एनिमल हैं वो डिफरेंट, एक दूसरे से डिफर है। किसमें? किस किस चीज में डिफर है? स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। वैसे तो डिफर वो हैबिट में भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस होते हुए भी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक भी होती, कुछ कॉमन बातें भी होती, कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो कॉमन। ठीक है, ये बातें हमने इससे पहले लेसन में पढ़ी, जब हम आपको लिविंग वर्ड पढ़ा रहे थे। तो हमने जब क्लासिफिकेशन की आपको टेक्सास बताए थे, तो उसमें हमने बताया था जैसे जैसे टेक्सा बड़ा होता चला जाता है तो कॉमन कैरेक्टर क्या होने लगते हैं? इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं? हैं, बताओ। जैसे जैसे टेक्सा हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर है वो डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं? डिक्रीज होते हैं। कॉमन कैरेक्टर घटते जाते हैं, और जैसे जैसे टेक्सा छोटा होता चला जाता है कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज बढ़ते हैं। तो जब टैक्सा ऊपर होगा, जब टैक्सा ऊपर होगा तो सिमिलरिटीज बढ़ेंगी या घटेंगी? आप बताओ, इंडिविजुअलों में सिमिलरिटीज बढ़ेंगी या घटेंगी? घटेंगी। सिमिलरिटीज क्या हो जाएगी? क्योंकि कॉमन कैरेक्टर घट रहे हैं। चलिए बैठ। अच्छा, क्या क्या बेसिस थे? उन बेसिस के केवल नाम आपको बताने हैं, जो बेसिस हमने एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए लिए थे। हाथ खड़ा करो। बेसिस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या लिए थे? 5 बेसिस के नाम आपको बताने हैं। किताबें बंद, कॉपी किताब बिल्कुल बंद। कॉपी किताब में से देख के नहीं बताना है अभी। जब रिकॉर्डिंग चले, रिकॉर्डिंग में किताबें बंद होनी चाहिए, केवल दिमाग खुला रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी आपको दिमाग से याद करके लिखना है। किताब में देख के लिखोगे क्या? वो चीज टाइप कर रही है तो उसे तो अपने दिमाग को ही आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई कैसे वो याद दिलाए चीज को। डिस्टर्ब हो रहा है इधर तीनों के बीच में। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? किस, कितने बच्चों को याद है? और 1 2 3 4, इधर तो 4 बच्चों को याद है, और इधर कितनों को याद है? एक बच्चे ने याद किए हैं बस, बाकी ने याद नहीं किए। इधर भी याद है। चलो,
कोई एक कैरेक्टर बताओ पहला। हैं कुछ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेल। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये थी, एक बेस ये था। दूसरा क्या था? सिमेट्री। दूसरा था सिमेट्री। बिल्कुल ठीक है। तीसरा बेस क्या था? सीलोम, नेचर ऑफ सीलोम। फोर्थ वन, चौथा जो है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना? और इसके अलावा और भी बताए। फोर तो मैंने लिखे थे, बताए तो और ज्यादा बहुत सारे थे। हैं? हाँ। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन और मोटो, इन पे हमने डिस्कस किया था कल, है ना? जब हम अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल्स। एनिमल्स की सब एनिमेलिया में रखने की पहली शर्त क्या है? किसी भी एनिमल को देखकर हम ये कैसे करें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखकर, सॉरी, एनिमल, कि ये भैया एनिमल्स रखना है या प्लांटी में डालना है? क्या पहचान है? हाँ, मल्टी सेलुलर हो, यूकैरियोट हो, विदाउट सेल वॉल, है ना? ये कह रहे हो? बैटरी। सारे एनिमल मल्टी सेलुलर हैं, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो यूनिसेलुलर हो। सारे एनिमल क्या है? मल्टी सेलुलर। कोई एनिमल यूनिसेलुलर नहीं। तो जब मल्टी सेलुलर है तो बहुत सारी सेल्स, है ना? बहुत सारी। तो क्या है बहुत सारी सेल्स? क्या हो सकता है? बहुत सारी सेल आपको पकड़ा दी जाए, या बहुत सारे, कुछ चीजें आपको पकड़, देखो, आपके पास कोई एक है और आपके पास बहुत सारे बोरी भर के मैं नोट दे दूंगा या सिक्के दे दूं, देन व्हाट विल यू डू? क्या करोगे? आपको अरेंज करना पड़ेगा। भाई, 2 के सिक्के, 5 के सिक्के, 1 के सिक्के, है ना? 10 के, 20 के, 25 के, 50 के, इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा।
ऐसे तो नहीं उनका बिल्कुल गुत्था मार दोगे, ढेर तो नहीं बनाओगे। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है, भाई सेल्स हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट आपस में क्या है, लेवल क्या है। अगर वो अरेंज नहीं है तो देन, अगर वो अरेंज नहीं है तो सिक्कों की बोरी भर है, तो क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले तो यही आएगी भैया, सिक्का है, सिक्का तो है, पर कौन सा सिक्का, कितनी वैल्यू का है, ये प्रॉब्लम आएगी। और फिर वैल्यू महत्वपूर्ण है, वैल्यू, ऐसे ही सेल्स है, सेल्स का केवल समूह मात्र हो जाए तो एक सामान्य प्राणी, उसके पास सेल्स तो हैं, लेकिन वो सारे के सारे सेल आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है, एक दूसरे से नियंत्रित या इस प्रकार से नहीं है कि वो सारे के सारे समूह में मिलके कोई एक विशेष कार्य करते हैं। सब अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी ढकली, अपना अपना राग है, अपनी अपनी ढकली, अपना अपना, किसी को पर्टिकुलर एक काम कर दिया, चल भाई ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट देखा है कहीं एनिमल्स में, किसी एनिमल में देखा है ऐसा अरेंजमेंट आपने, जिसमें सेल का केवल समूह मात्र हो, एग्रीगेशन हो, केवल डिवीजन ऑफ लेबर हो ही नहीं, एक्टिविटी कोई हो ही ना, या बहुत कम हो। कितने बच्चों ने देखा ऐसा ग्रुप, बताओ मुझे, जिसमें, और ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पहले तो नाम बताओ। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये सेलुलर लेवल का है केवल, है ना, कोशिकीय संगठन, संरचना, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कोरिफर्स में, कोरिफेरा में ऐसा ही है। आज हम डिटेल भी पढ़ेंगे कोरिफेरा की, आज हम डिटेल भी जानेंगे कोरिफेरा। कोरिफेर्स में भाई ऐसा ही है, केवल सेल्स के समूह मात्र हैं, कोशिकाओं का केवल समूह मात्र है। लेकिन अब एडवांस की तरफ चलते हैं, समूह मात्र होने से क्या होगा, काम भी चलेगा, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर आएगी भाई। कोई काम, आप कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आप प्रॉपर परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाएगी, या हो पाएगी। मैं कह दूं कि भाई इस व्यक्ति को खाना खिलाना, क्या खिलाना है, और आपको कह दूं, आप मान लिया 50 बच्चे हैं, तो 50 में खाना है भाई, पहले 50 के 50 आसन लेने के लिए गए कि भाई इन्हें आसन दो, तो झगड़ रहे, मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा, है, चलो खींच खाच के एक ने ले लिया, जो ताकतवर था उसने ले गया और बिछा दिया। फिर उसके बाद थाली देने के लिए, कटोरिया देने के लिए, फिर आपस में झगड़ा, मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा, क्योंकि सेल्स का समूह मात्रा नियंत्रण तो है नहीं। ठीक? अब मैं आपको, वो तो एक व्यक्ति था, अब मैं कहूं 20 व्यक्ति आ गए और आपको कहा भी खाना खिलाओ, तो आप सारे के सारे आपस में मिलोगे, यार ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसा करो भाई एक ग्रुप बना लेते, तुम्हारा काम होगा यहाँ पे पत्थर देने का, तुम्हारा काम होगा पानी देने का, तुम्हारा काम होगा ये करने का, एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो यही सिस्टम हमारी बॉडी में भी बनते हैं, जानवरों की बॉडी, एनिमल्स की बॉडी में भी बने हैं, कि भैया सेल्स को कुछ काम बांटो, इन्हें समूह बनाओ इनके, ऐसे काम नहीं चलेगा केवल समूह मात्र रखने से, है ना। एक नीड हुई, एक आवश्यकता महसूस हुई, तो जब कोशिकाओं ने मिलकर आपस में कोई विशेष कार्य करने के लिए एक समूह बना लिया, अ ग्रुप ऑफ सेल टू ऑर्गेनाइज द सेम फंक्शन, इट इज कॉल्ड, तब उत्पत्ति होती है ऊतक की, टिश्यू की, उसे ही तो हमने टिश्यू कहा है। टिश्यू क्या है, कोशिकाओं का एक समूह मिलकर कोई एक विशेष कार्य करना, कि भाई ये कार्य करेंगे, तो तब हमने उन्हें कोशिकाना कह के, कोशिकाओं का समूह ना कह के एक नया नाम दे दिया, क्या है, जैसे दिन होते हैं, लेकिन जब 7 दिन होते हैं तो क्या कहते हो आप, वीक,
आप वीक कहते हो, फिर उन्हें दिन नहीं कहते, उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हो? वीक कहते हो। तो ऐसे एक सामूहिक नाम दे दिया गया कोशिकाओं के समूह का जो एक विशेष कार्य करे, एंड दैट इज नोन एज टिश्यू। एक अगली सीढ़ी है ना। तो इस प्रकार का जिनका शारीरिक संगठन होता है, शारीरिक संरचना होती है, उन्हें क्या नाम दिया गया था? है ऐसे जीव जिनमें टिश्यू पाए जाते हैं, उन्हें क्या काम नाम दिया गया था? उस संगठन का क्या नाम दिया गया था? है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उत्कीय स्तर का शारीरिक संगठन, उत्कीय स्तर का शारीरिक संगठन, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एक फाइलम मैं बता रहा हूं, निडेरिया है, सिलेंट्रेटा है। एक फाइलम कौन सा है? अब दूसरा फाइलम आपको बताना है, एक और फाइलम का नाम आपको बताना है कि दूसरा फाइलम कौन सा है। वेरी गुड। हाँ, टीनोफोरा। दूसरा फाइलम कौन है? टीनोफोरा। ये भी आज हम पढ़ेंगे, निडेरिया को भी पढ़ेंगे, टीनोफोर को भी पढ़ेंगे ना। टीनोफर्स कौन है? टीनोफर्स है भाई, जिसमें किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल। टिश्यू बन गए, क्या बन गए? टिश्यू। बात हम एनिमल्स की कर रहे हैं, तो एनिमल के संदर्भ में ही बातें हो रही है, इसलिए प्लांट के संदर्भ में नहीं सोची, प्लांट का संदर्भ प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन टिश्यू वहां भी ना। अब ठीक है, टिश्यू काम कर रहे हैं, कोशिकाओं के समूह है, वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी विशेष कार्य को करने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे कोशिकाओं के समूह चाहिए कि हम उसे परफेक्ट करें। तो वो समूह कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है बॉडी में, तो वो समूह इस तरह से ऑर्गेनाइज ना हो जाए कि भाई क्या विशेष फंक्शन है, क्या क्या इसके लिए समूह चाहिए, तो वो आपस में मिल जाए और मिलकर उस संरचना को बना ले, मिलकर उस संरचना को बना ले कि भैया फंक्शन जो है बहुत प्रॉपर हो जाए। तो जब टिश्यू आपस में मिल जाते हैं और मिलकर कोई विशेष अलग अलग प्रकार के टिश्यू आपस में मिल जाते हैं और कोई विशेष संरचना बनाते हैं, तो हम उसे क्या नाम देते हैं? ऑर्गन। हम क्या नाम देते हैं बच्चों? अंग कहते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन्स आ गए यहाँ, है ना, अलग अलग ऑर्गन्स जो आपस में कार्य करते हैं। यहाँ पे इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है? टिश्यूज के बीच में। किसके बीच में हो रहा है? और टिश्यूज के बीच में इंटरेक्शन होने से क्या बन रहा है? ऑर्गन। सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होने से क्या बनता है? सेल परिफॉर्म करती। ये बातें हमने पिछले दशक में आपको बताई, ये चलती रहेंगी, यही तरीका है चलाने का। तो भाई ऑर्गन आ गया, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कोई फाइलम का एग्जाम्पल बताया था मैंने जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो? कितने बच्चों को याद है? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। बहुत कम बच्चों को याद हो रहा है, यही एक दुख की बात है। हाँ बेटा तुम बताओ। प्लेटीहेल्मिन्थेस कौन है? ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें है बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसमें टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो बैठे, ऑर्गन्स बन गए। अब ऑर्गन्स भी आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, ऑर्गन्स के समूह भी आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरेक्शन करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल परफेक्टली परफॉर्म करने के लिए हमें अलग अलग ऑर्गन्स चाहिए। एक ऑर्गन आपका
फूड को केवल उसे छोटा कर सकता है। दूसरा, उसमें डाइजेस्टिव जूस डाल के कोई हिस्सा उसका पचा सकता है, उसे सिंपल बना सकता है। उससे अगला उसे पूरी तरह से पचा सकता है। उसे पचाने के बाद दूसरा उससे एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है, वो काम अलग हो गया। एब्जॉर्ब, चौथा जो है उससे क्या करता है, इसमें से एब्जॉर्ब किया हुआ जो बेकार फूड है उसे क्या करता है, बाहर निकालता है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजों की जरूरत है। जब आप किसी चीज के परफेक्शन में जाते हैं ना, तो परफेक्ट काम, जैसे आप देखें कि परफेक्ट काम बड़े लेवल पे जो काम होता है वो परफेक्शन पे होता है, लेवल पे होता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर है, सपोज कीजिए, सबसे सिंपल, अचार आप घर में बनाते हैं। आपकी माता जी क्या करती हैं, आम लाती हैं, आम को धोती हैं, सुखाती हैं, उन्हें काटती हैं, काटने के बाद फिर उसमें मसाले डालती हैं, मसाले डालने के बाद सुखाती हैं, फिर पुनः फिर उसमें तेल डालती हैं, फिर उन्हें जार में भरती हैं, और फिर जाके आम को तैयार करती हैं। इतने सारे काम कौन कर रहा है, एक बरस। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री में ऐसे नहीं होता। फैक्ट्री में आम आएंगे तो आम को धोने की मशीन अलग, यानी धोने वाले अलग, वो मशीन के ऊपर पचन आ जाती है, धोने वाले अलग। ठीक है, धो के सुखा देंगे, आगे भेजेंगे, वो किस पे जाएगा, कटिंग पे। उनका काम केवल कटिंग करना ही है। उनका काम केवल क्या है, कटिंग कर। अब कटिंग करने के बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू होता है, किसका, मसाले मिलाने का, वो अलग है। मसाले मिल गए, फिर तेल डालने वाला अलग जाएगा, और फिर उसका वेट करने वाला मशीन में, डब्बे में है, कितने बड़े डब्बे में इसका वेट करके डालना है, पैकिंग वाला, वो अलग जाएगा। और फिर उसे पैकिंग करके मार्केटिंग करने वाला अलग है, मार्केटिंग करके शॉप पे भेजने वाला अलग है, और उसकी दुकानदारी करने वाला कोई अलग है। यानी एक ही चीज है, और कितने लंबे प्रोसेस से गई, लेकिन परफेक्शन। आप किसी भी टाइम जाएंगे, अच्छा फील करेंगे बाजार, लेकिन घर पे माता जी को आपको कहना पड़ेगा, विशेष प्रोग्राम बनाएगा कि भाई ये आम आने हैं, अचार बनना है। तो परफेक्शन कहाँ आया, जो हमने उसे अलग अलग काम दिया। यही किसी काम को, किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को करने का भी यही सिस्टम होता है बेटा, है ना। तो अलग अलग ऑर्गन्स भी आपस में इंटरेक्शन करके एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और जिनमें ये ऑर्गन सिस्टम का पाया जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे यहां गलती कर देते हैं, ऑर्गन अलग है एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग है। ये खाली ऑर्गन है, और ये कौन है, ऑर्गन सिस्टम। पूरा एक शब्द है ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से इसे पूरा ऐसे पढ़े। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में, कभी ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गन ही पढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन को देखें, टैग करें, तो ये ध्यान में रखना है, ये गलती नहीं करनी जो सामान्यतः हो जाती है बच्चों से। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइज किसमें है भाई, किसमें है, तुम बताओ, खड़े हो जाओ, क्या नाम है, अरबाज, 12वीं कर चुके हो। तो बेटा बताओ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का कोई फाइलम याद है आपको, जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का पाया जाता हो। उस ऐसे फाइलम का नाम बता सकते हो किसी एक, है, कौन, बताओ एक फाइलम का नाम। आप बताओ बेटा, किसी एक फाइलम का नाम बताओ जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता हो। ये अगला बच्चा बताएगा, आप बताओ बेटा, है, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब तो झिल्ली होता है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्ली। आप बताओ, हाउ हाउ इट इज पॉसिबल। बताओ,
तुम बताओ, आप बताओ। तू बता बेटा। एनिमल, हाइड्रा एनिमल नहीं है, इसमें तो नहीं है। टेप फॉर्म एनिमल नहीं है, इसमें तो नहीं है। एनिमल्स, हाँ। हैं? मैमल्स, ये फाइलम है। मैंने फाइलम पूछा है। ऐसे फाइलम का नाम बताओ जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता हो। और सबसे आसान यही प्रश्न है, इसका ही आंसर है सबसे आसान, इतना मैं बता दूं। इससे आसान नहीं है। अब से पहले वाले तो मुश्किल भी थे। कितने बच्चों को याद है, इधर अरे हाथ खड़ा करें देखो, कितने सारे बच्चों को याद है, सबको याद है लगभग। और मुझे पता, मैंने इसलिए नहीं खड़ा किया, चिंता न करो, मैं कोई ऐसे थोड़ी ना हूं कि मुझे पता ना हो किसे कौन याद करके बैठा है, कौन नहीं याद करके बैठा है। बहुत साल हो गए बेटा आते हुए, इतना तो पकड़ लेते हैं। एक लाइन में बताना है आंसर, अब मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। एक लाइन में आंसर बताना है जिससे सारे फाइलम कवर हो जाए। अब कितने बच्चे हाथ खड़ा करेंगे? एक लाइन में आंसर होना चाहिए। हाँ, ये मैंने शर्त रखी है। मुझे पता तुम्हें सबको पता है, लेकिन शर्त के साथ बताना है। ये वाली लड़की बताएगी। वेरी गुड। एस्केलिमेंथिस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम पढ़ेंगे, उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और कौन कौन से फाइलम पढ़ते हैं जरा सुन लो, दोबारा क्वेश्चन आएगा घूम घाम के फिर। एस्केलिमेंथिस, एनिलेट्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। These all are the phylums which contain organ system level of body organization. तुम्हें क्यों नहीं याद? ये वाला बच्चा, तुम्हें तो याद होना चाहिए। हुँ? तुम्हें क्यों नहीं याद? ये बताओ। तो जाके दोबारा रिवाइज नहीं मारा? बैठो सारे। तो बच्चे छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी बातें नहीं पता होंगी तो बड़ी बात कैसे सीखोगे? ये तो बहुत छोटी बातें हैं जो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, है ना? चलिए, अरेंजमेंट आपको, अरेंजमेंट का रिवीजन हो गया सब बच्चों को, है ना? अब बात आती है सिमेट्री। चलो, अभी तो वैसे बचता है इसमें अभी हाँ, ऑर्गन सिस्टम के बाद अगर हम जाए, इफ वी गो आफ्टर ऑर्गन सिस्टम, व्हाट लेटर ऑन? ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या हो सकता है? कभी आपने देखा है कि हाँ भाई, सारे काम करने के लिए एक मशीन तैयार कर दी गई, लेकिन आप देखते हैं कुछ सालों के बाद एक मशीन का नया वर्जन भी आ जाता है जो उससे ज्यादा एडवांस है, लेकिन उसमें उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर भी ऐसा नहीं कि ऑर्गन सिस्टम जैसा कॉकरोच में है वैसा ही मोलस्क में है, या जैसा मोलस्क में है वैसा ही हेमिकोर्डेट्स में है, या जो हेमिकोर्डेट्स में है वही कॉर्डेट्स में है, या कॉर्डेट्स की और फर्दर क्लासेस में है। ये बढ़ता चला जाता, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती। कॉम्प्लेक्सिटी एड पर नीड, एज पर नीड, आवश्यकता के अनुसार कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है। जैसे हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल, इसकी बात करें, सभी प्राणियों में जिनमें भी एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, ध्यान से सुनेंगे मेरा प्रश्न, सभी प्राणियों में जिनमें भी एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, आहार नाल पाई जाती है, वो मुख्य रूप से बेसिकली मुख्य रूप से कितने प्रकार की हो सकती है? पहले तो यही बताना है कि तुम्हें प्रकार भी पता है नहीं, फिर उनके नाम पूछूंगा मैं। कितने बच्चों को पता है प्रकार की हो सकती है?
1 2 3 4। बाकी बच्चे कल नहीं आए थे क्या, या कल हमारी बात ध्यान से, उनको कल आई थी शायद। तुमने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी थी कल। ये तो इतना आसान है, कितने प्रकार की हो सकती है। आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे। वो पूछ रहे एनिमल्स के जान मतलब ऑर्गेनिज्म के उदाहरण दे देते हैं और बता देते हैं कि भाई बताओ इनमें से कितने एसिमेट्रिकल हैं, कितने सिमेट्रिकल हैं, कितने सिलोमेट है, कितने एसिलोमेट, फिर नंबर लिख देते हैं 4 5 3 2, इस तरह से नंबर, ऐसे सवाल आने लगे हैं ना। यू आर अट्रैक्टिव आउटसाइड मोर देन इनसाइड। बाहर साइड के अट्रैक्शन से ज्यादा प्रभावित हो शोर से, और जो काम की बातें चल रही है वो नहीं आपको दिखती। अवेयर है बच्चा। टू टाइप के हो, ठीक है, इनको पता ना था, क्यों घबराना है इसे। हाँ? बैठो। दो प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न ये है वो कौन कौन से दो प्रकार हैं। हाँ जी, बताओ कौन कौन से दो प्रकार हैं। हैं? अभी आपने हाथ खड़ा किया था, मैंने पूछा, आप बताओ, जोर से बोलो। छोटी और बड़ी आहरनाल। हाँ, मैंने क्या प्रश्न पूछा है। मैंने पूछा है वे जितने भी जंतु जिनमें आहारनाल पाई जाती, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब आहारनाल पाई जाती है, वो मैक्सिमम कितने प्रकार की हो सकती है। इस बच्ची ने कहा दो प्रकार की, बिल्कुल ठीक। मैंने अब वो पूछा कि वो दो प्रकार कौन से, आपने कहा छोटी आंत और, मैंने आंत के बारे में तो प्रश्न पूछा ही नहीं। मैंने तो प्रश्न आहारनाल के बारे में पूछा है। मैंने आंत के बारे में प्रश्न पूछा है। मैंने इंटेस्टाइन के बारे में तो नहीं पूछा। मैंने तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूछा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा क्या गया। मैं प्रदेश का नाम पूछूं आप जिले का नाम बताने लगो, मैं जिले का नाम पूछूं आप गांव का नाम बताने लगो, तो ये तो सही आंसर नहीं है। जो पूछूंगा मैं तो आंसर दोगे। हैं? बैठ। हाँ, वो बच्ची कौन है वाली। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, पूर्ण और अपूर्ण। दो तरह की आहार नाल होती है, दो तरह की एलिमेंट्री कैनाल होती है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। ठीक है बच्चों, सब बच्चों को पता लग गया। आहार नाल कितने प्रकार की है, कौन कौन सी। अच्छा, जो इनकम्प्लीट होती है, जो इनकम्प्लीट है, जो अधूरी है, जो अपूर्ण है, वो अपूर्ण है क्योंकि उसमें आहार नाल का कोई एक विशेष अंग या एक या दो विशेष अंग अनुपस्थित होते हैं। अंग, एक या दो ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, या उनकी ओपनिंग में भिन्नता होती है। तो अपूर्ण क्यों कहा जा रहा है हम। हाँ, उनकी ओपनिंग में भिन्नता होती है। अंगों की तो, अंगों का कोई मतलब नहीं, अंग तो आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकते हैं। किसी में क्रोप हो सकता है, किसी में क्रोप गायब हो सकता है, किसी में गिजार्ड हो सकता है, किसी में गिजार्ड गायब हो सकता है ना। लेकिन बेसिक अंतर तो उनकी ओपनिंग का है। देखो, अब सबसे सवाल है ये, सामान्यतः जो आहार नाल है, सामान्यतः जो आहार नाल है, चलो हमारी आहार नाल है और आसान कर देखा हूं, इसमें कितनी ओपनिंग। सामान्य प्रश्न है बिल्कुल, इस पे हाथ ज्यादा खड़े होने चाहिए। हाँ, वेरी गुड, कितनी है बेटा। दो ओपनिंग। कितनी ओपनिंग होती है। एक माउथ और एक एनस। एक वो हिस्सा जहां से हम भोजन लेते हैं, एक वो ओपनिंग जहां से हम दृश्य बाहर निकालते हैं। जिस आहार नाल में ये दोनों ओपनिंग्स अलग अलग हैं, माउथ अलग है, एनस की अलग ओपनिंग,
ऐसी आहार नाल को ही हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और जिसमें केवल एक ही ओपनिंग है, वही माउथ भी काम कर रही है, वहीं से किसका काम हो रहा है? एनएस का काम भी है। बस ऐसी आहार नाल को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल किसमें, कौन से फाइलम में मिलती है? अब मेरा अगला प्रश्न ये है, क्योंकि फाइलम के साथ तो जोड़ना पड़ेगा मुझे। वेरी गुड। हाँ, प्लेटीहेलमिन्थिस किसमें मिलती है? प्लेटीहेलमिन्थिस में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलती है। इनमें केवल है प्लेटीहेलमिन्थिस को हिंदी में प्लेटीहेलमिन्थिस ही कहते होता है। इसलिए तो हमने कहा था अंग्रेजी में याद करो। नाम तो तुम्हें फाइलम सारे हिंदी में याद करने पड़ेंगे, है ना? प्लेटीहेलमिन्थिस को हिंदी में क्या कहते हैं? हैं? क्योंकि नाम है, तो नाम तो अच्छा ही रहेगा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और हिंदी में और उर्दू में? समझिए ना बात को। वो नाम है फाइलम पे। हाँ, कभी कभी हो जाता है नाम के मतलब के आधार पे कोई अन्य नाम रख दिया जाता है। प्लेटीहेलमिन्थिस में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। तो कंप्लीट फिर किस में है? तुम बेटा तुम बताओ, अच्छा कंप्लीट किस में है? कोऑर्डिनेट्स में। बस खाली कोऑर्डिनेट्स ही। अच्छा, इनकम्प्लीट का कोई दूसरा एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद तो याद आ रहा? मैंने कितने बताए थे? प्लेटीहेलमिन्थिस ही बताया था। और प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद सबके सब में कंप्लीट। तो चाहे वो एस्टेलमेंथिस हो, चाहे एनिलीडा हो, चाहे आर्थ्रोपोडा हो, चाहे मोलस्का हो, इकाइनोडर्मेट हो, हेमिकोर्डेट हो, कोर्डेट हो, सब में कंप्लीट। दो बातें याद रखी, ऑर्गन सिस्टम लेवल बताया मैंने, और फिर कंप्लीट और क्लियर हो गया? आप में कैसी एलिमेंट्री कैनाल है? कंप्लीट के इनकम्प्लीट? कंप्लीट, बिकॉज यू हैव टू ओपनिंग, टू डिफरेंट ओपनिंग। और यही मेरा आज का सवाल, मैंने इसके संदर्भ में सवाल पूछा, तो यहीं से मैंने शुरू किया कि भाई मनुष्य में कितनी ओपनिंग है, ये पूछा था ना। तो भैया कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी नहीं? हमने कहा ऑर्गन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी। आहार नाल प्लेटीहेलमिन्थिस में भी है और प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखा कि भाई कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो प्रकार की आगे थे। फिर ये तो बेसिक था, और वैसी तो बढ़ेंगी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ग्लैंड, उनके सिक्रीशन, ये तो आगे और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे ना। चलिए ठीक हो, यहाँ तक बात समझ में आएगी। इसके बाद क्या बताया था हमने आपको? क्या बताया था भैया? आहार नाल का काम क्या है? भोजन को पचाना। पचा के क्या करती है आहार नाल? पता है मोटा मोटा? जो आप भोजन खाते हो बच्चों, खाने के बाद क्या करते हो उसका? यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लेसन अब साफ हो गया आपके पाठ्यक्रम में। पहले था डाइजेशन, अब नहीं है न्यूट्रिशन वाला। तो थोड़ा सा पता तो होना चाहिए। आपने जो खाना खाया, क्या खाना खाते हो और लैट्रिन करते हो यही काम है? दोनों से। असली बात है खाना खाया क्यों? एनर्जी आपको कैसे मिली? आपने तो खाया, वो बाहर निकल गया, इतने में एनर्जी मिल गई। क्या हुआ है? उसका जो आपने खाना खाया, वो जिस रूप में खाया, उस रूप से हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। एनर्जी तो उसे चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके
जो जटिल अणु है उन्हें सरल अणुओं में तोड़ना पड़े, है ना? भोजन के जटिल अणुओं को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ेगा। और ये काम कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल में। किसकी हेल्प से होता है? एंजाइम्स की। किसकी हेल्प से होता है? एंजाइम्स की, जिन्हें हम डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। और आपकी आहार नाल में हो गया, बना, बदल दिया उन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल्स में। अब क्या करें उन सिंपल मॉलिक्यूल्स का? वो पार्ट में भाई सिंपल मॉलिक, मान लिया आपके घर में खाना आ जाए, गेहूं आ जाए, सब्जी आ जाए, खाना पक के तैयार हो जाए, क्या करोगे उसका? फेंक दोगे बाहर कि बन गया अब बात फेंक दो? क्या करोगे? हर एक मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्या? नहीं। सो बॉडी, भोजन आपकी बॉडी में आ गया है, वो छोटे छोटे हिस्सों में बट गया है, यानी पक गया है। और अब वो हर एक ऑर्गन्स को चाहिए। वो तो कहां पड़ा है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपके ब्रेन को चाहिए, तो ब्रेन जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कि ला मेरा भोजन दे, और लेके फिर वापस चला जाएगा। हार्ट आएगा, हार्ट देगा, फिर चला जाएगा वापस। लंग्स आएंगे, फिर आएंगे, वहां से लेंगे, फिर चले जाएंगे। हैं? या किडनी आएंगी आपकी आहार नाल में, वहां से लेंगी, और फिर कैसा होगा? क्या ये सुविधाजनक है? क्या सुविधाजनक है? क्या सुविधाजनक? कि जो जहां बैठा है उसे भोजन वहीं दे दिया जाए। जो जहां बैठा है उसे भोजन, और उसके लिए तो आना जाना पड़ेगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। आना जाने का मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, है ना? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपकी बॉडी को चाहिए। देखो ऐसे जरूरत पड़ती है चीजों की, ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ही आ गई है हमें यार पढ़ने पड़ेंगे, नहीं भाई, उनकी नीड पड़ी। शरीर का आकार इतना बड़ा होता जा रहा है। अब एमीबा है मान लिया, एमीबा में हार्ट की जरूरत नहीं है, इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं है, एक कोशिश शरीर है, प्रत्येक वहीं पर लेना है, वहीं पे, है ना? लेकिन यहां जरूरत है, तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? पढ़ेगा। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? पहले तो ये बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी है? वहां से उठे पहले तो सिक्स से क्या हुआ गया? यहाँ इसलिए थोड़ा है कि बातें करोगे और जरा से सिंपल जो 5वीं क्लास के स्टैंडर्ड के सवाल है उनके जवाब भी ना दे पाओ। आ जाओ बेटा। क्या नाम है? रोहित। रोहित 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 रोहित। बेटा ऐसे नहीं निट होती, ऐसे तो कई साल लग जाएंगे। तुम नीट की तैयारी करते रहोगे, और जो तुम्हारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनके बच्चे भी नीट में सेलेक्ट हो जाएंगे, और तुम तैयारी करते रह जाओगे, है ना? ऐसे थोड़ा चलता है। जो ये भी ना बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या, और जबकि तब मैं बता चुका हूँ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक वो सिस्टम है, वो तंत्र है जो हमारे शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन करता है, आदान प्रदान है, परिवहन का जिम्मा उसकी स्थिति है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का हो गया। कितने टाइप का है? सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप का बताया था हमने। कौन कौन से टाइप का बताया था? ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज। अभी हमने आहार नाल का जिक्र किया, एक उसकी एक सिरा ओपन था, एक क्लोज था, है ना? और दूसरी में पहला सिरा भी ओपन था, दूसरा सिरा भी क्या था? ओपन था। उसे हमने तो नाम दे दिया कंप्लीट एंड, लेकिन यहां नाम क्या दे रहे हैं हम? ओपन एंड। नाउ माय क्वेश्चन फॉर मी, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, दिमाग लगाओ, है ना? दिमाग लगा के सोचो, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होगा? जी। अभी इधर भी पहले इधर से ले लूंगा, इन्हें पे मेहनत करने की जरूरत है, गधों पे। ये पढ़ने
वे उतने नहीं चल रहे बढ़ रहा जितने हम चाह रहे हैं। जल्दी बोलो। जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चे, वो कैसा होना चाहिए? कौन बताएगा जब तक? एक दो तीन बता देंगे। ये चार चार बताएंगे। बताया, मुझे बता देंगे। कुछ सोचा मैंने अभी बताया था एलिमेंट्री क्या नाम है, कुछ सोचा वहां से कुछ आया दिमाग में? कल तो बता। ओपन में, ओपन में रक्त वाहिनी नहीं, रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती। सहमा रहता है। ये तो डेफिनेशन ये हमने बताई थी, क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता, क्या भाई। सारा खेल कहने का है कि जो ब्लड है वो पंप कहाँ किया जा रहा है। असली कहानी ये है, जो ब्लड है उसके अंदर, हार्ट के द्वारा जो ब्लड है वो किसमें अपनी पंपिंग दे रहा है ना? खेतों में पानी देते हैं, पंपिंग सेट होता है ना? पंपिंग सेट में क्या होता है सामान्यतः, मैक्सिमम में, कि वो पानी दे रहा है और एक बड़ी सी होज बनी हुई होती है, उसमें पानी जाता है और फिर वहां से है। एक दूसरा सिस्टम भी अब लोग लगा रहे हैं, जो पंपिंग स्टेशन है उसके पाइप में एक बड़ा सा पाइप लगा देते हैं और फिर वहां से छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी डाल के पानी डालते हैं। सिस्टम दोनों है, दोनों पानी देने के सिस्टम है, लेकिन एक कम इफेक्टिव है, एक ज्यादा इफेक्टिव है ना? है ना? यहाँ पे भी तो काम वही हो रहा है, किस चीज का? पंप करना है ब्लड को। ब्लड को क्या करना है? अब मैंने इतना हिंट तो दे दिया, ये तो बहुत बड़ा हिंट है। अब बताओ ओपन और क्लोज में क्या होता है? हैं? ओपन में हार्ट नहीं पाया जाता। ये कहाँ पढ़ा आपने? कहाँ पढ़ लिया? अगर हार्ट नहीं है तो सर्कुलेशन कैसे होगा ये बता दो मुझे। कौन करेगा सर्कुलेशन? वो प्रेशर कौन क्रिएट करेगा जिससे वो चीजें सर्कुलेट होती रहे? कितने बच्चों को पता है ओपन? वन टू थ्री, हाँ ये भी बताएगी, हाँ बता बता। ओपन में क्या होता है? अरे तो पूछा नहीं। जितना पूछो उतना जवाब देना, जितना पूछा जाए उतना जवाब देना। ओपन में बैठिए। ओपन में हार्ट ब्लड को एक साइनस में पंप करता है, खुले साइनस में बड़े चैम्बर में पंप करता है और सारे ऑर्गन्स और टिश्यू उसी में एम्बेडेड रहते हैं, जिसमें वो ब्लड को पंप करता है। ठीक। क्लोज में हार्ट ब्लड को कैपिलरीज वेसल्स में पंप करता है। ट्यूबवेल कुंडी में डाल रहा है पानी को, होल में डाल रहा है। ट्यूबवेल पानी को पाइप के अंदर डाल, दोनों में अंतर है। पहला सिस्टम ओपन, दूसरा सिस्टम क्लोज। पहला सिस्टम ओपन, दूसरा सिस्टम क्लोज। जब हार्ट ब्लड को साइनस में पंप करे और सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज में ही एम्बेडेड रहे, जो लिक्विड उसने पंप किया है, सो कॉल्ड ब्लड, दैट इज ओपन। और जब हार्ट ब्लड को वेसल्स में पंप करता है, इट इज क्लोज, क्योंकि कहीं से खुला नहीं है, सारा का सारा बंद बंद है, बंद ही वापस आ रहा है। हार्ट का काम दूसरा है, क्योंकि वो सब वापस ले रहा है, वही तो ब्लड जा रहा है नया, है ना? उसमें कहीं ब्लड कम हो जाए तो फिर बीच में से बन के फिर पंप होता है उसमें, वरना और कोई सप्लाई नहीं है ब्लड, ना? तो वेसल्स में है क्लोज। एडवांस कौन सा है इसमें, ओपन के क्लोज? क्लोज एडवांस। क्या है क्लोज? किसमें प्रेशर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्लोज में या ओपन में? है क्लोज में। ओपन में कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर कम ही होता है ओपन की। ओपन का प्रेशर क्या होता है? बैक।
अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? ऐसे 3 फाइलम है। ऐसे कितने फाइलम है? 3 फाइलम हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उपस्थित है और वो ओपन टाइप का है। कौन कौन बताएगा मुझे? एक फाइलम को बता दोगे? एक फाइलम सब बता दे। हाँ। आर्थ्रोपोडा में ओपन, मोलस्का में ओपन, हेमिकोर्डेट्स में ओपन। किस किस में? देखो, शुरू में याद इसलिए करा रहा हूँ, जब आप कैरेक्टर याद करेंगे ना आपको ये बात याद रहेगी। अच्छा, इसमें सबने बताया था। किस किस में ओपन बताया मैंने? याद है सबको? दूसरा कौन सा बताया मैंने? और तीसरा कौन सा बताया? मोलस का एक क्लास है जिसमें क्लोज होता है, वो बताऊंगा जब मोलस पढ़ाऊंगा, तो उसका जिक्र करूंगा। अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी तो केवल फाइलम याद करा रहा हूँ। क्लियर? अब याद रहेगा सब बच्चों को? भूलोगे तो नहीं? किस किस में ओपन है, किस में क्लोज है? तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ। ऑर्गन सिस्टम है भाई। सिमेट्री, कितने प्रकार की सिमेट्री बताई मैंने? 3। कौन कौन सी? एसिमेट्री, दूसरी बाइलेटरल, तीसरी रेडियल सिमेट्री। तीसरी कौन सी बताई? रेडियल सिमेट्री। तीनों प्रकार, तीनों सिमेट्री की परिभाषा ही पता है आपको? सब बच्चों को याद है? रेडियल क्या है? किस, पहले तो एसिमेट्री देख लो। तो किसी भी प्राणी का शरीर इस प्रकार से हो कि उसे किसी भी प्लेन से हम दो इक्वल हाथ में डिवाइड ना कर पाए, तो हम कह देंगे भैया एसिमेट्री कर लेंगे। ये नहीं बढ़ सकता दो बराबर हिस्से में, है ना? एसिमेट्रिकल। लेकिन एक ऐसा प्राणी हो जाए उसे किसी भी, अगर कोई भी प्लेन उसके सेंटर से होकर जाए हम और उसे दो बराबर भागों में बांट लें, तो हम क्या कहेंगे उसे? क्या कहेंगे हम उसे? रेडियल सिमेट्री। क्योंकि किसी भी पार्ट, कोई भी एंगल से दो हिस्सों में बट रहा है बराबर। अगर आप ये नहीं इस्तेमाल कर रहे, सेंटर से होकर गया तो भी दो हिस्सों में बट गया। अगर यू बांटा तो भी दो में बट गया। यानी उसे किसी भी जो सेंटर से होकर जा रही थी, और शर्त ये है सेंटर से होकर जाएगा, और जिसमें केवल एक ही प्लेन ऐसा हो, वहीं से वो सेंटर से जाए तो दो हिस्सों में बटेगा, अन्यथा नहीं बटेगा। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बाइलेटरल। क्या कहते हैं? बाइलेटरल। क्या कहेंगे बच्चे? बाइलेटरल। ठीक है? क्या कहेंगे हम उसे? बाइ। इज दैट क्लियर? एसिमेट्रिकल कौन है सामान्यतः? कोरिफर्स। रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? सिलेंट्रेट, फिनोपर्स एंड एडल्ट और इकाइनोडर्म्स। ये 3 याद रखने हैं इसमें, रेडियल सिमेट्री पे। और बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री। बाकी सब में क्या है? बाइलेटरल। क्लियर? याद रहेगा ये भी सब बच्चों को? ये याद, ये रिवाइज करा रहा हूं मैं तुम्हें। कल बच्चे ज्यादा नहीं आए थे, इसलिए दोबारा से इसी टाइम लिया मैंने तुम्हारा ये। अब एक होती है सीलोम। क्या होती है? सीलोम। क्या होती है सीलोम? क्या होती है सीलोम? सामान्यतः गुहा होती है। इट इज अ कैविटी बिटवीन, इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, लाइन बाय मीजोडर्म। लेकिन अगर हम परिभाषा की बात करें, अ कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। अब वो हो चाहे कहीं पे, यानी इसका मतलब है ये वाली ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो पहली तो हमने लोकेशन बताई है कि सामान्यतः होती है वहां, है ना? वो शर्त आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये वाली शर्त आगे पीछे नहीं हो सकती। कौन सी? मीजोडर्म वाली।
अगर सिलोम पाई जाती है तो, अगर सिलोम पाई जाती है तो है सिलोमेट, और अगर सिलोम नहीं पाई जाती है तो एक्सिलोमेट। अब सिलोम पाई जा रही है, कैविटी पाई जा रही है, लेकिन कैविटी मेसोडर्म से आच्छादित नहीं है, कवर्ड बाय मेसोडर्म नहीं है, लेकिन मेसोडर्म उपस्थित है वहां पर। देन इट इज कॉल्ड सुडोसिलोम। सुडोसिलोम में केवल कैविटी और मेसोडर्म ना हो, नो सुडोसिलोम, तब उसे सिलोम ही नहीं कहेंगे, है ना, तब उसे सिलोम ही नहीं कहेंगे। और अगर मेसोडर्म से आच्छादित हो तो क्या कहेंगे उसे, यू सिलोमेट, है ना, यस सिलोमेट, सुडोसिलोम, सिलोमेट एंड एसिलोमेट। एसिलोमेट कौन कौन है, कोनिफर एसिलोमेट, टिनोफर एसिलोमेट, निडेरिया एसिलोमेट, प्लेटीहेलमिंथस एसिलोमेट, और एस्केलिमेंथिस बीच में आ गया सुडोसिलोमेट, और उसके बाद सारे के सारे सिलोमेट, सारे के सारे क्या है, सिलोमेट। इसके लिए खून की 3 लेयर्स हो सकती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड न्यूक्लियस। जिसमें ये तीनों लेयर प्रेजेंट हो वो ट्रिप्लोब्लास्ट है, और जिसमें एक्टोडर्म और मेसोडर्म पाई जाए उसे हम क्या कहेंगे, हैं? जिसमें एक्टोडर्म और मेसोडर्म पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा होता ही नहीं। उसमें पाई जाएगी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म सबसे बाद में बनती है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा, अगर मेसोडर्म तो सबसे बाद में बननी है तो इसका मतलब उसमें एंडोडर्म बनी है, तब भी बाद में जाके मेसोडर्म बनी है, तो वो तो ट्रिप्लोब्लास्ट की है एक तरह से, ठीक है। तो जिसमें 3 लेयर हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, दे आर ट्रिप्लोब्लास्ट, और जिसमें 2 ही लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दे आर डिप्लोब्लास्ट, ठीक है। सिलेंट्रेट, डिप्लोब्लास्ट, प्लेटीहेलमिंथस, प्लेटीहेलमिंथस टू, प्लेटीहेलमिंथस से लेके आखिर तक सारे के सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेलमिंथस से लेके आखिर तक के जितने भी फाइलम है सबके सब क्या है बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। चलिए ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी जो हमें लेके चलनी थी, जो मैंने कल भी बताई थी और आज आपको रिवाइज करा दिया। अब इसी आधार पे हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जो क्राइटेरिया हमने रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए जल्दी से वर्गीकरण देख लेते हैं। और ये बीच बीच में आएंगे तो मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा आपसे, ये सब बच्चे तैयार होके बैठे, इसका मतलब क्या है, कोई सोचे कि जान छुप गई। एक क्लासिफिकेशन देखते हैं हम छोटे से हिसाब से, क्योंकि हम किंगडम को लेके चल रहे हैं, किंगडम, किंगडम के बाद देखते हैं उसकी सिमेट्री, किंगडम से पहले बॉडी ऑर्गेनाइज, सिमेट्री से पहले बॉडी ऑर्गेनाइजर, वही थिंग पहले, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शब्द होता है, ये छोटा करके लिख दिया मैंने। फिर आती है उसकी क्या बच्चों, सिमेट्री, फिर आती है सिलोम, और फिर आता है फाइलम, फिर इसे कौन से फाइलम में रखा जाए। किंगडम तो जब की हम बात करें किंगडम तो एक ही है, कौन सा किंगडम है, एनिमेलिया, दे आर मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर प्राणी है, दे आर एनिमल।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोटे मोटे तौर पे दो भागों में बांट दिया गया। ये कोशिकीय स्तर का संगठन हो सकता है, जैसे मैंने बताया सेलुलर लेवल हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चे? सेलुलर लेवल का हो सकता है, या टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम का हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं। अगर हम सेलुलर लेवल पे देखें तो सेलुलर लेवल पे हमें मिलता है सिमेट्री, इसमें मोस्टली एसिमेट्रिकल मिलते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब बता दिया मैंने। सीलोम इनमें एसिलोमेट हैं, अभी मैंने बताया। और ऐसा एक ही फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा। पोरी देखो क्वेश्चन क्या बन जाता है इसमें आपसे, या तो मैचिंग में दे देगा वो क्वेश्चन, या कहेगा फाइंड आउट द फाइलम विच इज एनिमल विच आर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एसिलोमेट। फाइलम दे देगा कुछ, सेलुलर लेवल है एसिलोमेट। तो यहाँ पे तो आपको सेलुलर लेवल से ही समझ में आ जाएगा एकदम। सेलुलर लेवल क्योंकि ऐसा कि एक ही फाइलम पड़ा हुआ है पोरीफेरा, तो यहीं से आप पकड़ लेंगे तुरंत अपने जवाब को। बाकी कैरेक्टर को आप देखोगे भी ना। तो ऐसे ही सवाल निकालेगा इनमें से। अब टिश्यू लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल में अगर हम सिमेट्री को देखें तो दो तरह की सिमेट्री हमें दिखाई देती है, एक रेडियल और एक बाइलेटरल। जब हम रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, और फिर उसमें सिलोम का गुण देखें एसिलोमेट हो, रेडियल है लेकिन एसिलोमेट है। यहां सावधान हो जाना क्योंकि यहाँ पे आंसर बदल जाते हैं। रेडियल सिमेट्री मैंने 3 में बताई है, लेकिन रेडियल सिमेट्री है, एसिलोमेट है। ऐसे दो ही फाइलम है जो रेडियल सिमेट्री के साथ एसिलोमेट हो। कौन कौन? फाइलम सिलेंड्रेटा एंड फाइलम टीनोकोरा। तो दो फाइलम यहां पर आ जाएंगे, फाइलम सीलन एंड फाइलम टीनो। एरिया को ही सिलेंड्रेटा है, एरिया का ही दूसरा नाम क्या है? सिलेंड्रेटा। अब बाई लेटरल सिमेट्री है और सीलोम एब्सेंट है। सीलोम एब्सेंट क्या? फाल्स सीलोम है, फाल्स सीलोम है, यानी कि सूडो सीलोमेट। ऐसा प्राणी क्या कहलाता है? सूडो सीलो, जिसमें झूठी सीलोम पाई जाती है। कौन है ऐसा प्राणी? ऐसा फाइलम कौन सा है? एस्केलमेंथिस। कौन है बच्चों? एस्केलमेंथिस। क्लियर हो गया सब बच्चों को? लेकिन ट्रू सीलोम है। ऐसे कौन कौन से हैं? देखो, ये हैं बाइलेटरल सिमेट्री है। अब यहां पर देखिए इकाइनोडर्म को और उसे कैसे अलग करेंगे। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री है, एसिलोमेट है। डेफिनेट हो गया तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री है, सिलोमेट है। तो कौन आएगा? एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्म्स। कौन आएगा? एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्म्स। समझे बात ये सब? अब यहां पर देखें, अब यहां पर क्या किया है इन्होंने, ट्रू सिलोम वाले कौन कौन से फाइलम है बता दो जरा, सारे फाइलम। नीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
इकाइनोडर्मेटा एनिकोडेटा एंड कोडेट, है ना। अब आप मेरे से लड़ सकते हैं कि सर यहाँ पे इकाइनोडर्मी कैसे रख दिया, बाइलेटरल सिमेट्री तो नहीं। क्या इकाइनोडर्मेटा में बाइलेटरल सिमेट्री नहीं पाई जाती है? पाई जाती है, लेकिन इसके ऊपर एक स्टार रखती है। देखो आपकी बुक में भी एक स्टार बना होगा, जहां इकाइनोडर्मेटा लिखा है उसके ऊपर एक स्टार बना और नीचे उस स्टार का मतलब भी दिया होगा, एडल्ट्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा हैज रेडियल सिमेट्री, लिखा है ये वहीं वहीं जहां स्टार है उसके नीचे लिखा होगा। जब भी जहां स्टार होता है उसी के नीचे उसकी बात, जब भी कहीं पे स्टार से बना हो ना, कोई एड में भी बना हुआ, एड आते हैं ना आजकल, तो उसमें भी ये देखते हैं कि कुछ चीज लाइन लिखते हैं उसके ऊपर स्टार बना देते हैं, इसके स्टार का मतलब भी तो बहुत बारीक सा लिखते हैं बिल्कुल बनाने के लिए वो, कि जो समझदार है वही पढ़ेगा उसका मतलब, बाकी नहीं पढ़ पाते, तो पढ़ लेना चाहिए। तो स्टार के कुछ मतलब होता है ना। तो इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन के मोटे मोटे आधार पे हमने क्लासिफिकेशन किया। हालांकि मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर भी कुछ बताया था मैंने, प्रोटीरोस्टोमेटा एंड ड्यूटीरोस्टोमेटा के बारे में बताया था मैंने आपको, बताया था। कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था मैंने आपको, है ना। कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। आपकी बुक में बना हुआ एक चार्ट है, इसका मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यस सर, बना हुआ है, इससे करेंगे आप काम। अब हम एक एक फाइलम को लेके चलेंगे और उसके बारे में जानें, एक एक फाइलम को लेके चलेंगे और उसके बारे में जानें। सबसे पहला फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा। कौन सा फाइलम है बच्चों? पोरीफेरा। व्हाई इट इज पोरीफेरा? पोरी मैंने पोर्स, पैरा मीन्स बियरर, ये पोर बियरर्स एनिमल्स हैं। पोरीफेरा का क्या अर्थ है? पोरीफेरा का क्या मतलब है? पहला फाइलम हम पढ़ रहे हैं, पैरा, है ना। आप कहेंगे अजीब सा नाम क्यों रख दिया यार इसका, इसका नाम कुछ और ठीक ठाक सा रख देते हैं, लेकिन उसमें है ये कैरेक्टर। पोरी मैंने फोर्स, पैरा मीन्स बियरिंग करने वाला, जिसमें होप हो, तो इसलिए नाम क्या आ गया? पोरी फेरा, फोर बियरर्स। तो पोरी फेरा का अर्थ क्या है? तो इससे एक सवाल बन गया। The name porifera is due to it contain pores, it contain guanocytes, it contain collar cell, it contain spongin fiber। तो क्यों है नाम ये, क्यों नाम आया ये है? ये नाम क्यों रखा हमने? क्योंकि इसमें क्या है, इस एनिमल में, इस जो फाइलम के एनिमल्स हैं उनमें पोर्स होते हैं, उनके शरीर पर छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिनसे पानी अंदर जाता है समुद्र का, अभी करेंगे उसका जिक्र। तो दे आर पोरीफर्स, इन्हें कॉमनली स्पॉन्ज कहते हैं। कॉमनली क्या नाम से जानते हैं? दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्ज। स्पॉन्ज है, जैसे स्पॉन्ज में छेद होते हैं छोटे छोटे। आप आर्टिफिशियल स्पॉन्ज देखते हैं आजकल बाजार जो आता है बाजार में, वो कैसे स्पॉन्ज है? आर्टिफिशियल प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल स्पॉन्ज होते हैं जो वहीं से बनाए बाद में प्लास्टिक के। इसी फाइलम के एनिमल्स यूज किए जाते थे पहले नहाने के लिए, स्पॉन्ज के, है ना। किसी किसी ऐड में मिल जाएगी आपको नहाते हुए, तो ऐड साबुन के ऐड दिखाते हैं ना, उसमें ओरिजिनल स्पॉन्ज दिखा देते हैं। इन्हें कॉमनली स्पॉन्ज के नाम से जाना गया है, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, इनके आवास की हैबिटेट की, कहां मिलते हैं भाई? ये सारे के सारे प्राणी एक्वेटिक, ऑल आर क्या है? एक्वेटिक।
एक्वेटिक का क्या मतलब है? जलीय। और जब जल है तो जल तो दो प्रकार का है, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। तो दे मोस्टली तो है मैरीन है, मोस्टली क्या है? ए फ्यू, बहुत थोड़े से क्या है? फ्रेश वाटर। तो मोस्टली मैरीन। समुद्र में पाए जाते, मैरीन का मतलब समुद्री। और कुछ कैसे वाटर में पाए जाते हैं? थोड़े बहुते फ्रेश वाटर में। स्वच्छ जल, तालाब का जल है, नदियों का जल, इसे फ्रेश वाटर कहा जाता है। जिस वाटर में साल्ट घुले रहते हैं, सॉल्टी होता है, दैट इज मैरीन वाटर। ठीक है। अब ऑल्दो दे आर एनिमल्स, ऑल्दो दे आर एनिमल्स, लेकिन उनमें गमन नहीं है। क्या नहीं है? लोकोमोशन नहीं है, स्थिर है एक जगह, ससिल। क्या है ये? स्थिर। ससा एक जगह लगे रहते हैं, जैसे पेड़ खड़े रहते हैं ना एक जगह, ये भी बस चट्टान आदि से चिपके हुए एक जगह लगे रहते, मोस्ट ससेल। ये वर्ड मैंने सेसल इसलिए लिख दिया कि एक बार नेट में सवाल पूछ लिया गया था, सेसल टर्म्स दे दी गई थी, लेकिन एनसीईआरटी में इस वर्ड का जिक्र नहीं किया गया। जो सेसल का मतलब होता है जो एक जगह स्थिर खड़े रहते है ना। और ऐसा नहीं है कि किताब में उसका इशारा नहीं है, किताब में इशारा है। जो साइकॉन बनाया हुआ है उसका सबस्टेटम दिखाया हुआ है नीचे, और सबस्टेटम का मतलब है किसी आधार से चिपक के रहे, है ना। तो हाँ, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो चित्रों में कहे गए हैं, इशारा किया हुआ है चित्रों में, लेकिन साफ बात नहीं लिखी उनके बारे में, तो वहां से भी सवाल निकल जाता है। सेशन है, फ्रेश वाटर है, फ्री लिविंग है मोस्टली। कैसे है? फ्री लिविंग, अपना खाना अपना, फ्री लिविंग। एक और शब्द मैं दे रहा हूं, मोस्टली तो कॉलोनियल है। मोस्टली कैसे हैं? यानी एक जहां होता है ना, वहीं पे दूसरे भी आते चले जाते, कॉलोनियल। क्या है? कॉलोनी बना लेते हैं अपनी, लेकिन खुद सॉलिटरी भी है, अकेले रहे। सॉलिटरी का मतलब अकेले रहने, लेकिन मोस्टली क्या है? कॉलोनी बना लेते हैं, जहां एक होता है वहीं कॉलोनी बन जाती। क्लियर? अच्छा, एक अभी एक चीज पूछूंगा मैं, अभी बताना। अभी यहां तक बात समझ में आ गई? है? चलिए, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक फीचर, इस फाइलम की स्पेसिफिक फीचर, और फिर और बातें बात करेंगे। अब ये मोस्टली एसिमेट्रिकल, मोस्टली क्या है? मोस्टली शब्द लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे भी मोस्टली लगाया मैंने, ऑल नहीं। मोस्टली जब लगाते हैं अधिकांश, मोस्टली का क्या मतलब होता है? अधिकांश में सारे नहीं होते। तो मोस्टली ये भी क्या है? एसिमेट्रिकल। क्या है? एसिमेट्रिकल, मोस्टली। और जो एसिमेट्रिकल नहीं है वो रेडियल है। थोड़ा सा ये ज्ञान के लिए बताया, लेकिन मोस्टली एसिमेट्रिकल जरूर याद रखो। मोस्टली क्या है बच्चों? ये एसिमेट्रिकल। सिमेट्री नहीं होती। एसिलोमेट। क्या है? एसिलोमेट है। सिलोम होती है क्या इनमें? जो चार्ट बताया था मैंने उसके अनुसार सिलोमेट, सिलोम तो नहीं है ना इसमें, एसिलोमेट है। और किस तरह का लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज अकर इन स्पॉन्ज। बॉडी लेवल, सेलुलर लेवल का है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
यहां तक बात समझ में आई? अब जरा देखते हैं, एक एक सदस्य को पकड़ते हैं, इस फाइलम के एक सदस्य को पकड़ते हैं और उसमें देख क्या हिसाब है। साइफन शेप है ये, है ना, साइफन। इसकी पूरी जो बॉडी वॉल है, जो कह सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक है, उसमें छोटे छोटे क्या है, पूरी बॉडी में चारों तरफ। और बच्चों इन छिद्रों को, जो छोटे छोटे पोर हैं, इन्हीं के कारण ही दे आर पोरिफरस, पोर बियरर्स, इसलिए पोर बियरर्स का है कि भाई पूरी बॉडी पे छोटे छोटे छेद हैं। और एक बड़ा छिद्र भी है, इन्हें हमने कहा ओस्टिया। क्या कहा बच्चे? ओस्टिया। और इसे कहा ओस्कुलम। ये ओस्टिया है और ये क्या है, ओस्कुलम। ओस्टियम से क्या जा रहा है, पानी अंदर, और ओस्कुलम से पानी बाहर। तो यानी एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और यू कैन से वाटर कैनाल सिस्टम। किसमें पाया जाता है? कैनाल सिस्टम। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब पे क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनने हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम का है, ठीक है। अब होता ये है, अगर हम इसकी बॉडी वाल को देखें, ऐसे ही इधर से मैंने समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ये आगे बढ़ती है। ये जहाँ पे ये है वो, ये पोर क्या है बेटे, ऑस्टिया। यही पोर क्या है, ऑस्टिया। ऑस्टिया। और ये क्या है, कैनाल। ये क्या है, कैनाल। ये जो पूरी गई ना यहाँ से लेके यहाँ तक, और बीच में एक बड़ी सी गुहा है, इट इज स्पोंजियोसील। ये क्या है, इनके बीच में एक बड़ी कैविटी, होलो कैविटी होती है, जिसे हम कहते हैं स्पोंजियोसील। इसमें सारी ऑस्टिया कैनाल के द्वारा इसमें खुलती हैं। ये कौन है, स्पोंजियोसील। क्लियर? तो पानी पहले कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, कैनाल, फिर कहाँ जाएगा, स्पोंजियोसील में, फिर कहाँ जाएगा, ओस्कुलम। इस पे ही सवाल है, इनका क्रम दे देते हैं पानी कि भाई वाटर करंट का सीक्वेंस बताइए कौन सी सही है। तो सबसे पहले किस में जाएगा, ऑस्टिया। ऑस्टिया के बाद कैनाल, कैनाल, कैनाल के बाद स्पोंजियो सील, स्पोंजियोसील के बाद ओस्टिया। ये सीक्वेंस है पानी के जाने। हाँ? पानी के जाने की सीक्वेंस है। पानी क्यों जाएगा इसके अंदर, जब तक इसके अंदर पानी के लिए करंट पैदा नहीं किया जाएगा अंदर जाने के लिए। तो समुद्र में पड़े हुए हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, पानी के अंदर हैं। अब पानी के अंदर जाके पानी लगातार अंदर जाए और बाहर निकले, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है, एक मूवमेंट की जरूरत है, एक करंट पैदा करने की जरूरत है। धारा, करंट का मतलब बिजली वाला करंट।
धारा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, एक धारा चाहिए, तो वो कौन दे रहा है? उसके लिए इस फाइलम में विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल। क्या कहते हैं? कोएनोसाइट्स और कॉलर, जो केवल इसी फाइलम में मिलती है, इसी फाइलम का स्पेसिफिक गुण है और कहीं नहीं पाई जाती। अब प्रश्न आता है, ये कॉलर सेल कहां पाई जाती हैं? एनसीईआरटी ने लिखी है ये लाइन, इस पर सवाल बनेगा। ये कॉनोसाइट पाई जाती हैं स्पॉन्जोसील और कैनाइन। ये दोनों वर्ड याद रखने हैं। कहाँ है ये? स्पॉन्जोसील और कैनाइन, वही तो जरूरत है। ये नहीं, ये देखो, ये कैनाल बनी हुई है ना, ये कॉनोसाइट, ये कॉनोसाइट ऐसे पूरे में है। यस, कॉनोसाइट्स और पोलर सेल। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है इनका, जिसके कारण में कॉनोसाइट या कोलर सेल्स कहते हैं, और ये लगातार फ्लो क्रिएट करते रहते हैं। तो क्या बनाया है इन्होंने? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प कर रही है। कौन? कोएनोसाइट। तो हम तो बहुत में करती हैं, लेकिन यहाँ अब ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या क्या हेल्प करता है स्पॉन्ज पर? यस, अभी आए। हाँ, फूड गैदर, वेरी गुड, फूड की गैदरिंग, फूड को ला रहा है इकट्ठा कर करके, करंट बन रहा है, फूड गैदरिंग। हाँ, कैप्चरिंग ऑफ फूड, गैदरिंग के साथ कैप्चरिंग ऑफ फूड भी है। गैदर तो कर लिया, इकट्ठा तो देखो, मैंने कहा एक एक वर्ड को पढ़ो, एक वर्ड में ही सारा मतलब ना निकाल के चले जाओ। गैदरिंग के साथ साथ कैप्चरिंग ऑफ फूड है ना? फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज रेस्पिरेशन में, और फिर एक्सक्रीशन। ये तीन महत्वपूर्ण फंक्शन है ना? क्या क्या? भोजन भोजन को एकत्र करना, भोजन के पार्टिकल्स को पकड़ना, फिर उसके बाद शोषण में एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ऑक्सीजन। उसमें ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है, कैनाल सिस्टम हेल्प करता है स्पॉन्ज को। क्लियर? सब बच्चों के बात लाइन समझ में आई है? या नहीं आई है? एक बात और समझ लो। नंबर एक, भोजन को इकट्ठा करना, डायरेक्ट करंट बना के इधर उधर छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे भोजन के, वही तो पकड़ेगा ये। भाई छोटा सा स्काइपा है, तो बहुत बड़ी बड़े जानवर थोड़ा ना पकड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल जल में घुले हुए, उन्हीं उनमें छोटे छोटे करंट बन गए। अब एक सेल कितना करंट क्रिएट करेगी? वही करंट क्रिएट करके अंदर आ रहे हैं वो, अंदर से फिर ओस्कुलम के द्वारा बाहर जा रहे हैं, लेकिन इतने में ही क्यों कर रहा है वो ऐसे? जैसे मैंने बताया, हम भोजन खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? तो ऐसे थोड़ा ना खा रहे हैं। तो वो भी ये काम क्यों कर रहा है? इससे अपना फूड इकट्ठा कर रहा है, फूड को पकड़ रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, एक्सचेंज यानी गैसेज का लेन देन कर रहा है, और जो एक्सक्रीट रहा है वो भी उसमें डाल के वो बाहर है। ठीक है? जो स्पॉन्ज की बॉडी वॉल है, क्या है? स्पॉन्ज की बॉडी वॉल है। क्योंकि स्पॉन्ज खड़े रहते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी दृढ़ता चाहिए, क्योंकि कैनाल को भी खुला रखना है। कैनाल को भी क्या रखना है? स्पॉन्जोसील भी खुली रखनी है, ओस्कुलम भी खुला रखना है। तो इनमें स्केलेटन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और ये स्केलेटन किस रूप में हो सकता है? दे स्पिक्यूल्स हो सकते हैं और स्पॉन्जिंग फाइबर हो सकते हैं। दे में भी स्पिक्यूल्स। स्केलेटन किस किस का है? स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिंग फाइबर। ये सब पॉइंट याद करने के हैं, जो एक एक पॉइंट में जोड़ दे के बता रहा हूं, उन पे सब पे क्वेश्चन है। स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिंग फाइबर का क्या होता है? स्केलेटन होता है स्पॉन्जिंग।
क्योंकि हमने सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहा है, इसलिए किसी भी सिस्टम के बारे में ज्यादा बात करना, हाँ लेकिन रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, रिप्रोडक्शन होता है। अब रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का बताया था हमने? तो कौन कौन सा? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन स्पॉन्ज में पाया जाता है। बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। क्या फर्क है, बार बार मैं पूछता हूं इसमें, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है? कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं इसका? हाँ बेटा बताओ। अरे फिर वही वन पेरेंट्स टू पेरेंट्स पे आ गए, तो मैंने कल खत्म करी थी कहानी, यही तो कहानी खत्म करी थी कल मैंने। पेरेंट्स को छोड़ के और बताओ। हाँ, गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो एसेक्सुअल। ठीक है, देखो अगर हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए, और सेक्स ऑर्गन के आधार पर तो सेक्स निर्धारित होता है कि भाई वो मेल है या फीमेल है। तो स्पॉन्जिस में, पोरीफर्स में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन एक ही प्राणी के शरीर में होते हैं। हाँ? सिंगल पेरेंट्स, पेरेंट्स में सिंगल नहीं कहूंगा, एक ही प्राणी के शरीर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी और यानी मेल गैमेट्स, ऑर्गन नहीं, यहाँ पे ऑर्गन तो है नहीं, मेल गैमेट्स भी नहीं बन रहे और फीमेल गैमेट्स भी नहीं बन रहे, ये बात कहूंगा इसमें। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट सेम ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, ऐसे प्राणियों को हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी हर्मेफ्रोडाइट है। कौन? स्पॉन्ज। गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स बन के क्या होंगे? वो फ्यूज होंगे। अब वो फ्यूजन कहाँ है? इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब ये फ्यूजन कहाँ हो रहा है? इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और इस आधार पे हमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन दो टर्म्स दे दी है। जहां पर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है, तो इसका मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेक्स हर्मेफ्रोडाइट, इसके बाद है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब आपकी बात का मैं जवाब दे, अब आप अपनी परिभाषा, मैंने आपकी परिभाषा को क्यों काटा, अब वो यहीं से आएगी। ये कैसा प्राणी है? हर्मेफ्रोडाइट है, मेल गैमेट्स भी इसमें बन रहे हैं, फीमेल गैमेट्स भी इसमें। अगर इसी के मेल गैमेट इसी के फीमेल गैमेट से मिल जाएं तो कितने पेरेंट्स हैं? एक। और रिप्रोडक्शन कौन सा हो गया ये? सेक्सुअल। तो इसका मतलब जो पहली परिभाषा आप बोल रहे थे वो तो कारगर नहीं है ना, इसलिए हमने कहा था कि अब एक ही, लेकिन यहां पर क्या है? प्रोटो एंट्री है। क्या है? प्रोटो, दो चीजें होती है, प्रोटो एंट्री, प्रोटोगाइनी, ये आप उसमें पढ़ेंगे बॉटनी में। अगर मेल गैमीट्स पहले परिपक्व हो जाए, प्रोटो एंट्री, प्रोटो मैंने फर्स्ट होता है हमेशा, प्रोटो जब भी आए तो समझो पहले, एंट्री का मतलब मेल और गाइनी का मतलब फीमेल। अब प्रोटो एंट्री
एक में क्या हो गया, पहले उसका गाइनेशियम तो उसकी एग सेल तो मैच्योर नहीं है, तो इसका फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है दूसरा प्राणी है, उसमें गायनी हो गई हो, उसका उसका एग सेल जो है मैच्योर हो गई हो। एक के अंदर कहा है मैंने ये नहीं कहा सब में मतलब सब में एक साथ प्रोपरेंट्री होगी, सब में एक साथ प्रोपोगैनी होगी। यानी स्पंज की अगर कोई सेल है तो भाई एंड्रोशन क्या होगा, पहले होगा। अब मान लिया उम्र तो अलग अलग हो सकती है ना, एक पहले आया तो उसका तो हो सकता है प्रोपरेंट्री होके जा चुकी है, अब तो उसका गाइनेशन मैच्योर हो गया, और दूसरा नया उसकी प्रॉपर एंट्री हुई हो, तो यहीं से मेल गैमेट जाएगा इससे फीमेल गैमेट के पास। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है मोस्टली। कैसा होता है, फर्टिलाइज सेल को क्रॉस होते हैं ना फर्टिलाइज, ये टर्म सारी समझो। क्रॉस का मतलब जब अलग अलग पेरेंट्स के गैमेट्स फ्यूज, और जब सेल्फ का मतलब एक ही पेरेंट्स के मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होकर फर्टिलाइज कर जाए, तब इसे हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइज। तो इस पॉइंट में मोस्टली क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इज दैट क्लियर? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, एग, एग बना के जाइगोट, जाइगोट के बाद जाइगोट से क्या बनता है, नया मेंबर। अब यहां पर भी फिर एक ये समझ लो एक बार में, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। भाई जाइगोट के बाद न्यू इंडिविजुअल बनने के लिए यदि बीच में कोई और इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आ रही है, कोई लार्वा नहीं बन रहा है, तब हम कहते हैं डायरेक्ट हुआ है। डेवलपमेंट कैसा है, और अगर बीच में लार्वल स्टेज आ जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट भी कितने प्रकार का हुआ, नंबर एक, और नंबर दो डायरेक्ट। डायरेक्ट में लार्वल स्टेज होती है, डायरेक्ट में लार्वल स्टेज। स्पॉन्जिस में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। क्लियर, लार्वा होता है, क्या होता है, लार्वा होता है, लार्वा स्टेज होती है। यहाँ तक बात समझ में आई है। अभी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रह गया इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हुई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी कहती है, लिख के कहती है कि स्पंज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। और कुछ भी कह रही है कि एनसीईआरटी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, हाँ, साइकन के डायग्राम को ध्यान से देखो, क्या बना हुआ है उसमें, बर्ड बनी हुई है। क्या बनी हुई है, बर्ड भी बनी हुई है, आप देख रहे हैं चित्र को, क्वेश्चन भी है इस पे आया हुआ है। बर्डिंग के द्वारा भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हालांकि बात लिखी नहीं लेकिन डायग्राम में कह दी उसने। हाँ, ये बात डायग्राम में उसने कह दी है। तो बर्डिंग के द्वारा भी स्पॉन्ज में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये तो लिखा है इनका बाहर आ गया, हाँ लिखा निकाले लेकिन चित्र में है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि हर एक चीज को ध्यान से देखना है। एनसीईआरटी में जो कुछ छुपा हुआ है, भैया जब क्वेश्चन बनाने वाला होता है वो नया क्वेश्चन निकालू मैं, नया क्वेश्चन दूं, और कहां से दूं कैसे दूं इसमें से ही देना है, तो वो हर एक चीज को छानता है। ठीक है, तो पढ़िंग के द्वारा भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पॉन्जिस में होता है। तो स्पंज के बारे में हमने जो मुख्य क्राइटेरिया थे उन पर हमने फोकस कर लिया, उसके बारे में स्पॉन्ज को क्लासिफाई कर दिया। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बारे में बच्चे ध्यान से सुन लें, बहुत ध्यान से सुन लें। जितने भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं और उनके कॉमन नेम दिए हैं वो याद होने चाहिए। ये बच्चे ये बात नहीं करेंगे, वरना बाहर जाओ अगर बात करनी है तो। हाँ, हाँ, मोस्टली फ्रेगमेंटेड, मोस्टली फ्रेगमेंटेड, लेकिन
ये आ जाए पोरीफेरस में बर्डिंग के द्वारा क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान पकड़ के रखनी है बात। बर्डिंग आउटर, देखो एक और चीज बता दो, जब तुमने पूछ लिया तो मैं तो, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है ये, अगर पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ जनरल में। इनमें दोनों तरह की बर्डिंग होती है। बर्ड दो प्रकार की होती है, एक शरीर के बाहर बनते हैं, एक शरीर के भीतर भी बनते हैं। उनमें शरीर के भीतर भी बनते हैं जिसे जीम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीम्यूल। तो वो इनके अंदर बनते हैं, है ना? तो बर्डिंग दोनों तरह से है इनमें, आउट भी है और इनसाइड भी है। तो वो भी बर्डिंग का हिस्सा है। एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं उतने पकड़ने हैं, बस ज्यादा नहीं पकड़ो। 3 एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। कितने एग्जाम्पल दे रखे हैं? 3। पहला साइकॉन, जिसे हम क्या कहते हैं? स्काइफा। दूसरा स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये वो स्पॉन्ज की प्रजाति है जो किसमें पाई जाती है? फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला स्पंज कौन सा है? स्पॉन्जिला। कौन है? तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को हम बाथ स्पंज भी कहते हैं। यही वो स्पंज है जो बाथिंग में यूज किया जाता है, बात करने में नेचुरली यूज किया जाता है। ठीक है, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? इट इज अबाउट फाइलम पोरिफेरा अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, अभी तो याद होंगे, लेकिन ये गड़बड़ कब करेंगे? जब सारे फाइलम पढ़ लेंगे, फिर ध्यान करेंगे कि उसमें क्या पढ़ा था और उसमें क्या पढ़ा था, वहां गड़बड़ होते, इसलिए साथ के साथ पक्का पढ़ते चले जाओ, साथ के साथ। हो सकता है आखिर के दिन में मैं तुम्हें एक चार्ट दे दूंगा, मैं पेपर दे दूंगा, उसमें आप फोटो स्टेट करा लेना है, तो उसमें सारे कैरेक्टर जो है एक लाइन से सामने लिखे हुए किसके क्या है, तो उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं रहता कि इसमें क्या था क्या है, सब याद हो जाता। यहाँ तक बात समझ में आ गई? फाइलम कोरीफेरा सब बच्चों को समझ में आ गया? या यहाँ पर किसी बच्चे का कोई प्रश्न है कोरीफेरा से संबंध में तो पूछ सकता है। वो बच्चों है कोई प्रश्न? अब तो बहुत टाइम रह रहा है। कितने बजे तक का टाइम है? हाँ? 10 से 11:30। 8:30, 8:30 खा पी के आया तो टाइम की पढ़ता है वो, टाइम की देखो, जो पढ़ने में मगन है उसका 90% तो सिलेक्शन मानते चलो। और जो घड़ी देखना शुरू कर देना, जिस दिन हम पढ़ाते हुए घड़ी देख रहे हैं तो समझ लो हमारा पढ़ाने में मन नहीं, ये देख लेना तो हमें कोई काम है। और जिस दिन हम बेचते हैं, सुबह के पढ़ा रहे हैं तो यानी आज पूरा मूड बना के पढ़ा रहे हैं, ये हाल आपका होना चाहिए। आपको तो हमेशा होना चाहिए पढ़ने का मन। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो क्रैक क्या करना है? क्रैक करना। हाँ, किसी बच्चे को ऐसा लगे कि भाई मुझे बहुत अर्जेंसी आ गई है, तो हमें कह के पूछ के जा सकते हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसा, एमरजेंसी होती है, बंदा टाइम टेबल बना के बैठा हुआ होता है ना, हो जा सकता है, लेकिन मैंने बताया जिसे पढ़ना है मजे से पढ़ते रहो। क्लियर? तो अब क्या करोगे तुम उसे याद करोगे। अब प्रॉब्लम यही है कि जब मैं सुनता हूं तो आप जवाब नहीं देते, और लड़के खास तौर से। ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा बेटा, 1-2 दिन तो चल जाता है कि भाई चलो मजबूरी होगी बंदे की, नहीं याद करता, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, है ना? एक चीज के साथ मैंने और क्या रखी है, क्या? पहला एक लेसन हो चुका है आपका, उसका मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ आपको, हमेशा तैयार, हमेशा रेड अलर्ट के रहिए। ठीक है? मैं ठीक है, आप लोग जो हैं तैयारी करो और जरा कुछ एनर्जी बना के बैठा करो, है ना? अभी इस उम्र में तुम्हारी एनर्जी का ये हाल है तो